गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार बताएंगे साउंड प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा? साउंड प्रॉपर आ रहा है, ओके। अच्छा, एक और चीज मुझे बता दीजिए, लास्ट क्लास में मेरे ख्याल से गियर एंड गियर ट्रेन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। मैं कुछ पॉइंट्स पूछ रहा हूँ, मुझे बता दीजिएगा कि ये टॉपिक्स हो गए हैं, क्योंकि बहुत बड़ा ड्यूरेशन हो जाता है। सो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कौन कौन सा टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो जस्ट ओके, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। मैं एक बार आपसे चैप्टर वाइज पूछता हूँ। हमने प्लानर मैकेनिज्म कर लिया, वेलोसिटी एक्सेलरेशन कर लिया, इसी तरीके से हमने आई थिंक डायनामिक्स, क्या हमने डायनामिक्स ऑफ सिंगल स्लाइडर एंड फ्लाईव्हील कवर कर लिया? क्या हमने डायनामिक्स ऑफ सिंगल स्लाइडर एंड फ्लाईव्हील कवर कर लिया? ओके, उसके बाद हमने गियर एंड गियर ट्रेन कवर कर लिया है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे पूछ लेता हूँ, जैसा आप कहेंगे हम लोग उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। हमारे पास में यहाँ पर दो चॉइस है। जब फ्लाईव्हील पढ़ लेते हैं उसके बाद में हमें पढ़ना चाहिए गवर्नर। एज अ सीक्वेंस अगर मैं बात करूँ तो हमें गवर्नर पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर एग्जाम में वेटेज की मैं बात करूँ तो गवर्नर का लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया, उससे पहले गवर्नर कभी नहीं पूछा गया। तो जैसा टाइम ड्यूरेशन में देख रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि हम लोग सब कुछ पढ़ पाएंगे। तो क्यों ना पहले प्रायोरिटी दें उस चैप्टर को जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो आप चाहें तो मैं गवर्नर स्टार्ट कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा पूछा नहीं गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इससे पूछा भी नहीं जाएगा, मे बी इस बार भी एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए। पर बैलेंसिंग जो है या फिर जायरोस्कोप जायरोस्कोप से, बैलेंसिंग से, यहाँ से हमसे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो गवर्नर चालू करें या फिर बैलेंसिंग चालू करें, एक बार आप लोग मुझे बता दो। हम किसी भी चैप्टर को यहाँ से चालू कर सकते हैं। बैलेंसिंग में बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ें भी है। सो आप जैसा कहेंगे मैं वैसा स्टार्ट कर लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नर हम इतना पढ़ेंगे, बहुत बड़ा भी है, और आपको ऐसा लगेगा कि सर यहाँ से इतना सब पूछा ही नहीं जाता, फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं। तुषार एंड कावेरी बैलेंसिंग बोल रहे हैं, एक बार बाकी स्टूडेंट्स भी बता दो यार। बैलेंसिंग, ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग से। तो जो हमारा नया चैप्टर है वो है बैलेंसिंग। देखिए, बैलेंसिंग में कौन सा फोर्स कौन सा मास हम बैलेंस करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बैलेंसिंग के अंदर दो तरह के मास को बैलेंस किया जाता है। अगर मैं बात करूँ बैलेंसिंग के अंदर, तो यहाँ पर हम दो तरह के मास को बैलेंस करते हैं। नंबर वन, रोटरी मास। रोटरी मास। नंबर टू, रेसिप्रोकेटिंग मास। रोटरी मास एंड रेसिप्रोकेटिंग मास। जहां पर रोटरी मास को बैलेंस किया जाता है उसे बोला जाता है रोटरी बैलेंसिंग। उसे हम लोग बोलते हैं रोटरी बैलेंसिंग। और जहां पर रेसिप्रोकेटिंग मास को बैलेंस किया जाएगा उसे हम बोलने वाले हैं रेसिप्रोकेटिंग बैलेंसिंग। रोटरी मास एंड रोटरी बैलेंसिंग एंड रेसिप्रोकेटिंग बैलेंसिंग, दो टाइप की ये बैलेंसिंग है जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। सबसे पहले हम फोकस करेंगे रोटरी बैलेंसिंग के ऊपर। तो आपने अभी भी बोला कि सर जो रोटरी मास को बैलेंस किया जा रहा है उसे हम यहाँ पर रोटरी बैलेंसिंग बोल रहे हैं। जहाँ रोटरी मास को बैलेंस किया जा रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? रोटरी बैलेंसिंग। तो बेसिकली रोटरी बैलेंसिंग जो है उसमें दो कंडीशन और होती है, दो केसेस और होते हैं। व्हेन व्हेन masses are rotating, when masses are rotating
इन वन प्लेन ऐसे टाइम पर जब बैलेंसिंग की जाएगी नोन एज रोटरी बैलेंसिंग। ऐसे टाइम पर बेटा जो बैलेंसिंग की जाएगी उसे क्या बोला जाएगा? रोटरी बैलेंसिंग। सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक माय मिस्टेक। स्टैटिक बैलेंसिंग रोटरी की स्पेशल केस होता है, रोटरी की स्पेशल कंडीशन होती है जिसे हम बोलते हैं स्टैटिक बैलेंसिंग। अभी चिंता मत कीजिए, मैं इसका एग्जांपल भी आपको दूंगा। सेम when masses are rotating, when masses are rotating in parallel planes, ऐसे टाइम पर जब बैलेंसिंग की जाएगी उसे बोला जाएगा नोन एज डायनामिक बैलेंसिंग। नॉन एज डायनामिक बैलेंसिंग। अच्छा, ये बात आप समझ नहीं पा रहे होंगे, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए एक मास यहाँ पर है, मान लीजिए बेटा एक मास यहाँ पर है और एक मास यहाँ पर है। इसका मैं बहुत प्यारा एग्जांपल दूंगा, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा बस। जब ये ऐसे रोटेट कर रहे होंगे तीनों मास, लाइक ऐसे ऐसे ऐसे, तो बाहर की साइड ये एक फोर्स महसूस करते हैं, उनको हमें बैलेंस करना होता है। दैट इज इनर्शिया फोर्स, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मासेस अभी रोटेट कर रहे हैं, वो ये जो मेरे पास में बोर्ड है, राइटिंग पैड है, बेसिकली इसी के अंदर वो रोटेट कर रहे हैं, मतलब एक ही प्लेन के अंदर रोटेट कर रहे हैं। वहीं अगर मैं एक दूसरे केस की बात करूंगा, देखिए ये एक मास है, ये एक मास है, ये एक मास है, और इस शाफ्ट को अगर मैं रोटेट करवा दूं तो ये मास जो है वो इस प्लेन में रोटेट कर रहा है, ये मास बेटा इस प्लेन में रोटेट कर रहा है, और ये मास इस प्लेन में रोटेट कर रहा है। सो देर आर थ्री पैरेलल प्लेन्स in which these all three masses are rotating. So in this case, masses are rotating in parallel planes. So balancing in such type of system is known as dynamic balancing. Why dynamic balancing? Because whenever masses are rotating in one plane, we have to balance only summation of fx equals to zero, summation of fy equals to zero, because यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फोर्स को बैलेंस करने की जरूरत होती है। आप लोग सभी लोग अगर थोड़ा सा अपना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि जब मासेस एक ही प्लेन में रोटेट करेंगे तो बाहर की साइड ये फोर्स होंगे, ये फोर्स, और ऑल फोर्सेस, लाइन ऑफ एक्शन फॉर ऑल फोर्सेस ये एक पॉइंट पर मिल रहा है, मतलब ये कनकरेंट फोर्सेस हो गए। और कनकरेंट फोर्सेस में अगर समीशन ऑफ फोर्स जीरो है, समीशन ऑफ फोर्स जीरो है, तो आप डायरेक्टली उसे क्या बोल सकते हैं? स्टैटिक बैलेंस। हाँ, डायरेक्टली उसे क्या बोल सकते हैं कि वो बैलेंस हो गया है। क्लियर है? तो स्टैटिक बैलेंसिंग के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ फोर्स को बैलेंस करना पड़ता है, बट यहां पर आपको समीशन ऑफ मोमेंट जीरो करना पड़ेगा, एज वेल एज समीशन ऑफ फोर्स भी क्या करना पड़ेगा बेटा? जीरो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर समीशन ऑफ मोमेंट आपको जीरो करना पड़ेगा और समीशन ऑफ फोर्स को भी क्या करना पड़ेगा? जीरो करना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो स्टैटिक बैलेंसिंग के केस में सिर्फ फोर्स को बैलेंस करने की जरूरत है, लेकिन बेटा डायनामिक बैलेंसिंग की कंडीशन में आपको फोर्स एज वेल एज मोमेंट दोनों को बैलेंस करने की जरूरत है। एक बार सभी स्टूडेंट्स मुझे बता दीजिए इतनी बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? सभी स्टूडेंट्स बेटा मुझे एक बार बता दीजिए इतनी बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? उम्मीद कर रहा हूँ सभी को क्लियर हो गई। अभी मैं वन बाय वन एक एक चीज यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। सो अगर अब मैं बात करूं, अगर अब मैं बात करूं, तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले बेटा चर्चा करेंगे यहाँ पर स्टैटिक बैलेंसिंग, या फिर बेटर टर्म इज आई राइट या रोटरी बैलेंसिंग, रोटरी बैलेंसिंग। मान लीजिए कुछ केसेस में आपको समझा रहा हूँ, आप थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा। मान लीजिए केस नंबर वन,
अगर अगर मेरे पास में ये शाफ्ट एक्सिस है, यहाँ पर एक मास m मैंने लगा दिया है, जब ये रोटेट करेगा, जब ये रोटेट करेगा ऐसी कंडीशन में, लाइक इस शाफ्ट को अगर मैं ओमेगा स्पीड से रोटेट करवाऊँ, तो ऐसी कंडीशन में बाहर की साइड, ये e डिस्टेंस पर है, बाहर की साइड एक फोर्स काम करेगा m e ओमेगा स्क्वायर, बाहर की साइड एक फोर्स काम करेगा बेटा विच इज m e ओमेगा स्क्वायर। जब ये बाहर की साइड फोर्स लगेगा तो दिस फोर्स विल डिस्टर्ब द शाफ्ट, ये शाफ्ट को बाहर की साइड खींचने की कोशिश करेगी। बेसिकली इसी को हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर अनबैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि अगर शाफ्ट बैलेंस होती है बेटा, अगर शाफ्ट आपकी बैलेंस होती है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि शाफ्ट किसी भी तरह का कोई भी फोर्स महसूस नहीं कर रहा बाहर की साइड। लेकिन अगर शाफ्ट कोई फोर्स महसूस कर रहा है तो इसका मतलब वहां पर बैलेंसिंग नहीं हुई है। तो आप बोल सकते हैं सर ये F इक्वल्स टू एम ई ओमेगा स्क्वायर फोर्स, अगर मैं यहां पर देखूं तो शाफ्ट बाहर की साइड एक फोर्स एम ई ओमेगा स्क्वायर महसूस कर रहा है, एम ई ओमेगा स्क्वायर महसूस कर रहा है। अगर वो एम ई ओमेगा स्क्वायर महसूस कर रहा है तो हम कहेंगे शाफ्ट यहाँ पर अनबैलेंस है। तो सर इसकी बैलेंसिंग के लिए मैं क्या करूं? देखिए इसकी बैलेंसिंग के लिए जो पहला ऑप्शन है, हम क्या करेंगे, इधर एक स्मॉल बी रेडियस के ऊपर कैपिटल बी मास को लगा देंगे। एक स्मॉल बी रेडियस के ऊपर क्या करेंगे बेटा, कैपिटल बी मास को लगा देंगे, जिससे क्या होगा, ये जो फोर्स है ये फोर्स हो जाएगा हमारे पास में कैपिटल एफ इज इक्वल्स टू बी बी ओमेगा स्क्वायर, बी बी ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो फोर्स हमारे पास में है ये बन गया बी बी ओमेगा स्क्वायर। मेरे ख्याल से किसी को इसके अंदर कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हम इसको अगर 1 बोल दें, एफ बी बोल दें, विल बी बेटर। सो अगर मैं बात करूं बेटा कंप्लीट बैलेंसिंग के लिए, फॉर कंप्लीट बैलेंसिंग, सो कंप्लीट बैलेंसिंग के लिए एफ इक्वल्स टू एफ बी होना चाहिए। सो एफ जो है ये बन जाएगा एम ई ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू एफ बी, क्या है बेटा, बी बी ओमेगा स्क्वायर। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कट गया, सो एम ई मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल बी स्मॉल बी। ये आपके पास में इक्वल होना चाहिए फॉर कंप्लीट बैलेंसिंग, फॉर कंप्लीट बैलेंसिंग। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं यहाँ पर केस नंबर 2, लाइक इस तरह का केस आता है तो उसको कैसे बैलेंस करेंगे वो मैंने आपको समझा दिया। अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पर केस नंबर 2, मान लीजिए कि आपको बोल दिया गया नहीं, आप जहां पर पहले वाला मास लगा हुआ है वहां पर कोई भी मास लगा के इसको बैलेंस नहीं कर सकते। तो हमने कहा ऐसे में हम कैसे बैलेंस करेंगे? देखिए बेटा ये मास m है, लेट्स से सपोज ये रेडियस r है, मतलब ई बोलो r बोलो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हमने कहा कि अगर मुझे 2 मास से इसको बैलेंस करना है तो मैं कहूँगा यहाँ पर r1 रेडियस के ऊपर m1 मास लगा दीजिए, सिमिलरली r2 रेडियस के ऊपर m2 मास लगा दीजिए, r2 रेडियस के ऊपर m2 मास लगा दीजिए। इनके बीच की जो डिस्टेंस है बेटा उसको L1 बोल दीजिए, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको L2 बोल दीजिए, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको L बोल दीजिए। और इसको हमने रोटेट करवा दिया ओमेगा एंगुलर स्पीड से। इसको हमने क्या कर दिया बेटा, रोटेट करवा दिया ओमेगा एंगुलर स्पीड से। जब ओमेगा एंगुलर स्पीड से इसको आप रोटेट करवाएंगे तो यहाँ पर जो फोर्स F है वो कितना आएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर जो फोर्स F है वो कितना आएगा बेटा, F1 मान लीजिए M1 R1 ओमेगा स्क्वायर, F2 इक्वल्स टू M2 R2 ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? इतनी कहानी सभी को क्लियर हो पा रही होगी, मेरे ख्याल से कोई समस्या होगी नहीं। ये जो 3 मासेस आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा ये मासेस क्या एक ही प्लेन में रोटेट कर रहे हैं या फिर पैरेलल प्लेन में रोटेट कर रहे हैं? आप लोगों से मैं जानना चाहूंगा एक ही प्लेन में ये रोटेट कर रहे हैं या फिर पैरेलल प्लेन में ये रोटेट कर रहे हैं?
बताएं जरा। ये मासेस जो है बेटा, ये एक ही प्लेन में रोटेट कर रहे हैं या ऑफ कोर्स पैरेलल प्लेन, पैरेलल प्लेन। सो सिर्फ फोर्स को बैलेंस करने से आपका काम नहीं चलेगा, आपको यहाँ पर फोर्स के साथ साथ मोमेंट भी बैलेंस करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ सिर्फ फोर्स की, अगर बेटा मैं बात करूँ यहाँ पर सिर्फ फोर्स की, तो मेरे ख्याल से ये लिखना गलत नहीं होगा कि F इक्वल्स टू F1 प्लस F2, मतलब एम आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू M1 R1 ओमेगा स्क्वायर प्लस M2 R2 ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, एम आर इक्वल्स टू M1 R1 प्लस M2 R2। तो पहली कंडीशन आपकी ये फुलफिल होनी चाहिए, पहली कंडीशन आपकी बेटा ये फुलफिल होनी चाहिए। क्लियर? अब देखिए मोमेंट की अगर मैं बात करूं बेटा, मान लीजिए ये जो पॉइंट है इसको ए बोल दिया, दिस पॉइंट विल बी बी, दिस विल बी सी। हमने कहा सर, हमने कहा अब देखिए, अब देखिए यहाँ पर, अब अगर मुझे यहाँ पर मोमेंट लेना है तो मैंने कहा मोमेंट, मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। सो मोमेंट अबाउट पॉइंट ए अगर आप लिखेंगे तो एक तो ये वाला फोर्स जो है और एक ये वाला फोर्स जो है, दोनों ये वाला बेटा क्लॉकवाइज, इसमें हाईलाइट नहीं होता क्या, जरा देखो क्या, नहीं, अरे नहीं ये तो गड़बड़ हो जाएगा, चलो ऐसे ही चलते हैं। हाँ, तो ये वाला जो फोर्स है ये काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट बनाएगा, ये बेटा क्लॉकवाइज मोमेंट बनाएगा। तो मोमेंट अबाउट पॉइंट ए जीरो होना चाहिए, जिसको आप बोल सकते हो F2 मल्टीप्लाई बाय एल इक्वल्स टू F मल्टीप्लाई बाय L1। सो F2 की अगर मैं बात करूंगा M2 R2 ओमेगा स्क्वायर L इक्वल्स टू MR ओमेगा स्क्वायर, MR ओमेगा स्क्वायर L1। सो ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, M2 R2 L इक्वल्स टू MR L1। क्लियर है? सिमिलरली समीशन ऑफ एम बी मोमेंट अबाउट बी के अबाउट अगर आप मोमेंट करने जाएंगे तो कुछ खास फायदा होगा नहीं, सी के अबाउट मोमेंट, बी के अबाउट भी कर सकते हैं, वहां से कुछ आपको रिजल्ट मिलेगा नहीं। तो सी के अबाउट जब आप मोमेंट बैलेंस करने जाएंगे तो दिस विल प्रोड्यूस क्लॉकवाइज मोमेंट एंड दिस विल प्रोड्यूस काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट। सो कैसे लिखेंगे आप इसे, देखिए F1 multiply by L equals to F multiply by L2. So F1 is M1 R1 omega square equals to, sorry L भी तो ना, L equals to F is M R omega square and multiply by L2. So once again result will be M1 R1 L equals to M R L2, MRL2। ठीक है, तो ये हमारे पास में दो कंडीशन आ गए। सो ये कंडीशन कहाँ से आई, ये कंडीशन तब आई जब आपने ये कहा कि सर इस कंडीशन के अंदर, इस कंडीशन के अंदर हमें मोमेंट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा जिसको याद किया जाए, ये एक प्रोसीजर है। अगर फोर्स भी इस तरीके से बैलेंस हो रहा है, मोमेंट भी बैलेंस हो रहा है, तो आप कहिए कि सिस्टम कंप्लीटली बैलेंस है। एग्जाम के अंदर क्या होता है कि एक अननोन मास दे देंगे और बोलेंगे कि m1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सिस्टम डायनामिकली बैलेंस हो इसके लिए, तो आप कहेंगे सर फोर्स मोमेंट बराबर जीरो होना चाहिए। सो आप वो कंडीशन अप्लाई करेंगे और वो अननोन फोर्स या अननोन जो भी वैल्यू होगी उसे आप फाइंड कर लेंगे। एक बार बेटा जल्दी से बता दो ये बात आपको क्लियर हुई है नहीं हुई? सभी स्टूडेंट्स बेटा जल्दी से बता दो ये बात क्लियर हुई है नहीं हुई? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब चलते हैं केस नंबर 3 पर। केस नंबर 3 थोड़ा सा चेंजेस करते हैं अब इसके अंदर, ये कुछ केसेस हैं जो आप ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मान लीजिए ये आपके पास में शाफ्ट एक्सिस है, ये आपके पास में m मास है,
r रेडियस है, ये आपके पास में m मास है, r रेडियस है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो l है। F इक्वल्स टू, यहाँ पर जो फोर्स आएगा वो आएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। F इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। एक्चुअल में ये जब रोटेट करेगा बेटा ओमेगा स्पीड से, तो ये भी सेम फोर्स, ये भी सेम फोर्स, तो हमें लग रहा है कि सर फोर्स बैलेंस है, लेकिन यहाँ पर एक कपल डेवलप होगा। यहाँ पर क्या होने वाला है, कपल डेवलप होगा, तो फोर्स तो यहाँ पर ऑलरेडी बैलेंस है। आप कहेंगे सर समीशन ऑफ फोर्स इक्वल्स टू 0, पर एक कपल डेवलप हो रहा है जिसकी वैल्यू होती है F मल्टीप्लाई बाय L। सो C इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय L। ये कपल यहाँ पर डेवलप हो रहा है बेटा। तो किसी भी कपल को अगर आपको बैलेंस करना है, तो अगर आप एक फोर्स यहाँ पर लगा देंगे तो आपका उल्टा फोर्स अनबैलेंस हो जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, कपल को बैलेंस करने के लिए काउंटर कपल यहाँ पर लगाया जाएगा। कपल को बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर काउंटर कपल लगाने वाले। सो M1 M1 इनके बीच की डिस्टेंस L1, ये R1 ये R1, तो ये कितना फोर्स प्रोड्यूस करेंगे, ये प्रोड्यूस करेगा F1 इक्वल्स टू M1 R1 ओमेगा स्क्वायर। ये कितना फोर्स प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा F1 इक्वल्स टू M1 R1 ओमेगा स्क्वायर। तो ऐसे कंडीशन में आप बोल सकते हैं कि सर ये इसको बैलेंस करना था, तो इसको बैलेंस करने के लिए एक और कपल यहाँ पर बनाया गया है विच इज C1, और C1 यहाँ पर काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट डेवलप कर रहा है, कपल डेवलप कर रहा है। तो ये होने वाला है आपका M1 R1 ओमेगा स्क्वायर L1। सो द बेस्ट पॉइंट इज फॉर complete balancing, C इक्वल्स टू C1 होना चाहिए। कंप्लीट बैलेंसिंग C इक्वल्स टू C1 होना चाहिए, मतलब एम आर ओमेगा स्क्वायर L इक्वल्स टू M1 R1 ओमेगा स्क्वायर L1। सो ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया एम आर L इक्वल्स टू M1 R1 L1। ये हमारे पास में एक रिलेशन आ गया। सो बस अगेन मैं आपसे कहूंगा कि लाइक ऐसा नहीं कि आप इस रिलेशन को याद करें, आप समझिए कि मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पर। यही प्रोसीजर आपको एग्जाम में फॉलो करना होता है। तो यहाँ पर फोर्स ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो उनको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ एक काम की, वो ये है कि जो इक्वेशन समझाई जा रही है उन इक्वेशंस को समझिए। बोलिए यस और नो, इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? चलिए तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमने गेट के अंदर देखी है। केस नंबर 4। केस नंबर 4 बोल रहा है कि अगर बहुत सारे मासेस, लेट्स से सपोज ये एक रोटर है, जस्ट इमेजिन कर रहे हैं, लेट्स से सपोज अगर ये एक रोटर है, ठीक है, और ये मान लीजिए आपका वाई एक्सिस है, ये मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है। अगर आप यहां पर R1 रेडियस पर M1 मास लगा देते हैं, R2 रेडियस पर M2 मास लगा देते हैं, ठीक है, R3 रेडियस पर M3 मास लगा देते हैं, और मान लीजिए इनको बैलेंस करने के लिए RB रेडियस पर MB मास आपने लगाया है। ये जो एंगल फॉर्म कर रहे हैं, यहां से यहां तक का एंगल है θ1। जितने भी एंगल है बेटा वो सारे एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एक्सिस है।
ये मान लीजिए बेटा थीटा 2 है, ये मान लीजिए थीटा 3 है, ये मान लीजिए थीटा बी है। अगर मैं बात करूं, जब ये रोटर ओमेगा स्पीड से रोटेट करेगा तो ये कितना फोर्स डेवलप करेगा, F1 इक्वल्स टू M1 R1 ओमेगा स्क्वायर, F2 इक्वल्स टू M2 R2 ओमेगा स्क्वायर, F3 इक्वल्स टू M3 R3 ओमेगा स्क्वायर, F4 इक्वल्स टू M4 R बी में चल रहा है ना, ये बी MB RB MB RB ओमेगा स्क्वायर। ये आपके पास में 4 फोर्स है। सो ये सारे के सारे फोर्सेस जो है, सारे के सारे मासेस जो है बेटा वो एक ही प्लेन के अंदर है। जब एक ही प्लेन में मासेस होते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ फोर्सेस के ऊपर चर्चा करनी पड़ती है। तो अगर मैं बात करूँ फोर्सेस पे, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा समीशन Fx इक्वल्स टू 0, मतलब M1 R1 ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा 1 प्लस M2 R2 ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा 2 प्लस M3 R3 ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा 3 प्लस MB RB ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा B इक्वल्स टू 0, थीटा B इक्वल्स टू 0। ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और ये बन जाएगा M1 R1 cos थीटा 1 प्लस M2 R2 cos थीटा 2 प्लस M3 R3 cos थीटा 3 प्लस MB RB cos थीटा B इक्वल्स टू 0। अगर हम बात करें यहाँ पर MB RB थीटा B इक्वल्स टू माइनस समीशन MI RI cos थीटा I इक्वल्स टू 1 to 3। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1, ये हमारे पास में क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। अच्छा, इसी तरीके से समीशन FY इक्वल्स टू 0, M1 R1 ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा 1 प्लस M2 R2 ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा 2 प्लस M3 R3 ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा 3 प्लस MB RB ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा B इक्वल्स टू 0। ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर चला जाएगा और ये बन जाएगा आपके पास में MB RB साइन थीटा B इक्वल्स टू माइनस समीशन I इक्वल्स टू 1 to 3 तक है, इसलिए 3 MI RI साइन थीटा I इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप यहाँ पर इक्वेशन 1 का स्क्वायर कर दे प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर कर दे, इक्वेशन 1 का स्क्वायर कर दे, इक्वेशन 2 का स्क्वायर कर दे, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर आप यहाँ पर कर देंगे MB RB cos थीटा B का होल स्क्वायर प्लस MB RB साइन थीटा B का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस समीशन I इक्वल्स टू 1 to 3 MI RI cos थीटा I का होल स्क्वायर प्लस माइनस
summation I equals to 1 to 3 कुछ पावर कट की वजह से या कुछ डिस्टरबेंस हुआ है। एक बार बताएं आप लोग, सब कुछ प्रॉपर है? अभी सब ठीक दिखाई दे रहा है आपको? अभी सब ठीक दिखाई दे रहा है? एक बार बताएं बेटा, अभी आपको सब ठीक दिखाई दे रहा है? क्लास स्टार्ट करें फिर से? कुछ सडनली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए पावर कट हुआ था। बैकअप है, वो बैकअप काम करता है तो 1 सेकंड का बीच में गैप आता है, उस चक्कर में ये बंद हो गया था गलती से। चलिए, सो ये आपके पास में कहानी हो गई है। अगर मैं यहां से एम बी स्क्वायर आर बी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, एम बी स्क्वायर आर बी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पर आ जाएगा बेटा माइनस समीशन आई इक्वल्स टू 1 to 3 एम आई आर आई कॉस थीटा आई का स्क्वायर प्लस माइनस समीशन आई इक्वल्स टू 3 एम आई आर आई कॉस थीटा आई। सो अगर मैं यहां पर रिप्रेजेंट करना चाहूं एम बी आर बी इक्वल्स टू रूट ओवर माइनस समीशन आई इक्वल्स टू 1 to 3 एम आई आर आई कॉस थीटा आई का स्क्वायर माइनस समीशन आई इक्वल्स टू 1 to 3 एम आई आर आई, अरे एक जगह साइन होगा ना, दोनों जगह कॉस लिख दिया मैंने, ये साइन हो जाएगा साइन साइन थीटा आई का होल स्क्वायर, यहां पर भी साइन हो जाएगा, ये हो गया साइन यहां पर भी, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो रिजल्ट आपके सामने आया बेटा, ये रिजल्ट अगर आप देखें तो इसमें अगर मैं आपको एम बी या आर बी में से कोई एक वैल्यू अगर दे देता हूँ, एम बी या आर बी में से बेटा अगर कोई एक वैल्यू मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ, तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, दूसरे वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। तो ये जो रिजल्ट है, यहाँ से आप एम बी और आर बी में से कोई एक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अगर एक की वन हो। दूसरा, वो बैलेंसिंग मास
किस रेडियस पे लगाना है, या तो ये गिवन होना चाहिए या फिर कितना बैलेंसिंग मास लगाना है ये गिवन होना चाहिए। दूसरा, अगर आप दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें, लेट्स से सपोज इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, फर्स्ट वन कॉस सॉरी इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, तो यहाँ पर बन जाएगा आपके पास में टेन थीटा आई, और यहाँ पर बन जाएगा माइनस समीशन एम आई आर आई साइन थीटा आई डिवाइडेड बाय माइनस समीशन एम आई आर आई कॉस थीटा आई। तो ये आपके पास में एक और रिजल्ट आ गया, और बेसिकली अगर आप इस रिजल्ट को देखेंगे तो ये रिजल्ट आपको वो एंगल बताएगा जिसके ऊपर बैलेंसिंग मास आपको लगाना है। ये रिजल्ट आपको बेसिकली वो एंगल बताएगा जिसके ऊपर आपको बैलेंसिंग मास को लगाना है। एक बार सभी स्टूडेंट्स बोल दीजिए इतनी बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई। क्लियर है इतनी बात? चलिए, सो यहाँ से एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल, अगर आप चाहें तो मैं वो आपको लिखवा सकता हूँ, अगर आप ट्राई करना चाहें तो, अगर आप इंटरेस्टेड है क्वेश्चन ट्राई करने के लिए तो। सो क्वेश्चन थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा मुझे, मेरे पास अवेलेबल है वो क्वेश्चन, चिंता मत करो। जस्ट अ सेकेंड, क्वेश्चन आपको लिखवा रहा हूँ। तो इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होगी, एक सेकंड बस, क्वेश्चन मुझे मिल गया लेकिन आप लोगों को थोड़ी सी इसके अंदर कैलकुलेशन देखने को मिलेगी। कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में हमें देखने को मिलती है। क्या क्वेश्चन है मैं लिखवाता हूँ आपको। देखिए क्या क्वेश्चन है, ये बोल रहा है फोर मासेस M1 M2 M3 and M4 are 200 kg, 300 kg, 240 kg and 260 kg respectively. The corresponding radii of rotation are 0.2 meter, 0.15 meter, 0.25 meter and 0.3 meter respectively, and the angles between
successive masses, the angles between successive masses are 45 degree, 75 degree and 135 degree. Find the position and magnitude. Find the position and magnitude of the balance mass required if its radius of rotation is 0.2 meter. सो क्वेश्चन में कैलकुलेशन काफ़ी है। इस तरह के क्वेश्चन में कैलकुलेशन देखने को आपको मिलती है। आपको क्या करना है इस तरह के क्वेश्चन के लिए? सबसे पहले अरेंजमेंट आप बना के देखिए। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अच्छा, पहला काम, जो भी आपके पास में फर्स्ट मास है, क्योंकि इसने सक्सेसिव मासेस के बीच में एंगल्स दिया है, ये नहीं बताया कि पहला मास कितना एंगल बना रहा है, तो हमारे लिए इजी होगा अगर हम पहले मास को यहाँ पर मान लें। ये m1 हो जाएगा r1 रेडियस पर। दूसरा, इसके साथ एंगल बना रहा है 45 डिग्री का, तो आप इसे माने m2 r2 रेडियस पर। तीसरा, इसके साथ 75 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये बन जाएगा m3। सो ये जो एंगल है ये 45 डिग्री, ये जो एंगल है ये 120 डिग्री, और अगर आप देखें यहाँ पर 120 प्लस 135 इज आई थिंक 255। सो ये यहाँ पर आएगा m3। ये कितना एंगल बना रहा है? ये एंगल बना रहा है 255। लेट्स से सपोज यहाँ कहीं पर मुझे एक बैलेंसिंग मास लगाना पड़ रहा है mb, तो मैं ये चाहता हूँ कि वो बैलेंसिंग मास कितना हो। ये तो बता दिया किस रेडियस पर लगाना है, तो वो बैलेंसिंग मास कितना हो, साथ के साथ मैं ये भी बात करूं कि बैलेंसिंग मास किस पोजीशन पर लगना चाहिए, किस एंगुलर पोजीशन पर लगना चाहिए। तो जो इक्वेशंस मेरे पास अवेलेबल ना, उन इक्वेशंस को हम लोग यहाँ पर काम में लेने वाले हैं। कैसे, देखिए जरा, देखिए जरा, हम लिखेंगे बेटा यहाँ पर समीशन एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। समीशन एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो मतलब m1 r1 cos theta 1 plus m2 r2 cos theta 2 plus m3 r3 cos theta 3 plus mb, सॉरी 4b अभी तो, m4 r4 cos theta 4 plus mb rb cos थीटा बी इक्वल्स टू जीरो। सो यहाँ से आप कहेंगे कि एम बी आर बी कॉस थीटा बी इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट एम वन आर वन कॉस थीटा वन प्लस एम टू आर टू कॉस थीटा टू प्लस एम थ्री आर थ्री कॉस थीटा थ्री प्लस एम फोर आर फोर कॉस थीटा फोर। अगर मैं यहाँ पर ये वैल्यूज पुट करना चाहूँ, सो एम बी आर बी कॉस थीटा बी इक्वल्स टू नेगेटिव साइन के साथ में ये वैल्यूज मेरे पास में अवेलेबल है। आप भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन में क्या वैल्यूज है। ये मैं आपको बताता हूँ। m1 कितना दिया गया है? 200। सो m1 इज 200। r1 आपको कितना दिया गया है? 0.2।
थीटा 1 0 कॉस 0 प्लस M2 आपको कितना दिया गया है? M2 की अगर मैं बात करूं तो M2 हमें दिया गया है 300 kg। R2 कितना दिया गया है हमें? R2 दिया गया है 0.15। एंगल दिया गया है कॉस 45 डिग्री प्लस M3 हमें कितना दिया गया है? 240। R3 हमें कितना दिया गया है? 0.25 कॉस 120 प्लस 260 मल्टीप्लाई बाय 0.3 कॉस 255। तो इस वैल्यू को आप लोग मुझे कैलकुलेट करके बता दीजिए कितना मिल रहा है। इस वैल्यू को आप लोग मुझे विद नेगेटिव साइन कैलकुलेट करके बता दीजिए कितना मिल रहा है। नहीं, 41.19 नहीं मिल रहा होगा। कोई और भी कैलकुलेट करके बताओ तो मुझे कंफर्मेशन मिले। -12 समथिंग यार, ऐसे तो नहीं पता। 21, ये आंसर अच्छा लग रहा है रजत। मैंने पहले भी ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया तो मुझे पता है कि कुछ ऐसा ही आंसर आएगा, पर एग्जैक्टली शायद रजत की वैल्यू सही है। ये देखिए, हाँ रजत, कावेरी, बिल्कुल दो लोगों का आंसर मैच कर गया तो परफेक्ट, शायद यही वैल्यू है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लिखूँ MB RB साइन थीटा बी, सो इट इज़ वेरी सिमिलर कि यहाँ पर भी लिखा जाए 200 0.2 मल्टीप्लाई बाय साइन 0 प्लस 300 0.15 साइन 45 प्लस 240 0.25 मल्टीप्लाई बाय साइन 120 प्लस 260 मल्टीप्लाई बाय 0.3 मल्टीप्लाई बाय साइन 255। इसको भी जरा कैलकुलेट करके बता दीजिए बेटा कितना मिल रहा है। MB RB साइन थीटा बी इक्वल्स टू -8 पॉइंट, कावेरी ये बिल्कुल सही लग रहा है मुझे, 44। सो अगर मैं बात करूं, जो इक्वेशन अभी मैंने आपको दी थी MB RB इक्वल्स टू रूट ओवर, तो एक में तो आ जाएगा -21.63 का स्क्वायर और एक में आ जाएगा बेटा -8.44 का होल स्क्वायर। सो RB की जो वैल्यू है, MB RB की वैल्यू है 0.2 इक्वल्स टू, इसको जरा सॉल्व करके बताओ कितना मिल रहा है। इतना तो मैं भी कर सकता हूँ, इसको जरा आप, क्या ये तो मेरे पास में छोटा मोटा कैलकुलेटर तो अवेलेबल है। 21.63 का स्क्वायर प्लस 8.44 का स्क्वायर और इसका ले लो रूट, ये शायद 23 पॉइंट, हाँ बिल्कुल समीक्षा, 23.21। सो MB इक्वल्स टू 23.21 डिवाइड बाय 0.2, so divide by 0.2, so this value will be 116.09 kg, 116.09 kg। देखिए बेटा यहाँ पर आपको, हाँ कावेरी एब्सोल्युटली करेक्ट। सो बैलेंसिंग मास आपको पता चल गया है। अगर अब आप फाइंड करना चाहें कि एंगुलर पोजीशन क्या होगी, तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिनको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मैथमेटिकली अगर मैं बात करूँ तो tan थीटा बी इक्वल्स टू -8.44 डिवाइड बाय -21 पॉइंट कितना था 63। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो जो एंगल आ रहा है वो आपने लिखा होगा लाइक 8.44 डिवाइड बाय 21.63।
सो अगर हम यहाँ पर टेन इनवर्स आंसर लेते हैं तो ये बनेगा एंगल जो है थीटा इक्वल्स टू 21.3156 21.3156 ये आपके पास में एंगल थीटा है। अच्छा, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, सो जनरली जो आप टेन लिखते हैं, टेन थीटा जो लिखते हैं y अपॉन एक्स, तो अगर y भी नेगेटिव और x भी नेगेटिव है, ये देखो यहाँ दोनों पॉजिटिव यहाँ दोनों नेगेटिव, तो ये बिलोंग करता है थर्ड क्वाड्रेंट को, ये बिलोंग करता है बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट को। तो आप देखिए दोनों नेगेटिव है, तो थीटा जो है वो 21.31 आया है, लेकिन एक्चुअल जो थीटा आप देंगे वो देंगे 180 प्लस 21.3156, मतलब जो थीटा होगा एंगुलर पोजीशन होगा बेटा वो होगा 201.31। यहां से एंगुलर पोजीशन ये पॉइंट जो है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बताएं सभी स्टूडेंट्स, जनरली 21 हम लोग मार करके आ जाते हैं, लेकिन इसमें समस्या है, और वो समस्या क्या है वो मैंने आपको बता दी है। एक बार बता दीजिए इतनी बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई। अगर क्लियर हो गई है तो यहां से अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं। चलिए सो मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अच्छा, आप चाहें तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। मैंने इतना सब लिख लिया कि पता ही नहीं चला कब लिख लिया इतना। तो रोटरी बैलेंसिंग में बेसिकली ये सब पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान रखने चाहिए थे। अच्छा, मैं बताऊं तो इसमें कुछ ग्राफिकल अप्रोचेस भी है, लेकिन समय की थोड़ी सी कमी है, तो उनके बजाय कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, इसलिए मैं ग्राफिकल अप्रोच के ऊपर ज़्यादा फोकस कर नहीं रहा हूँ अभी। मैंने डायरेक्ट एनालिटिकल अप्रोच आपको बता दिए कैसे आपको डील करना चाहिए था। चलिए सो अब हम लोग मूव करेंगे दूसरे पार्ट विच इज रेसिप्रोकेटिंग बैलेंसिंग। रेसिप्रोकेटिंग बैलेंसिंग, देखिए रेसिप्रोकेटिंग बैलेंसिंग क्या होती है, कैसे होती है, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि ये एक मास है। अच्छा, रेसिप्रोकेटिंग बैलेंसिंग में जैसे पहले भी जो आपने फोर्स बैलेंस किया था ना वो इनर्शिया फोर्स ही था। अगर रेसिप्रोकेटिंग के अंदर भी आप अनबैलेंस फोर्स की बात करें तो वो फोर्स इनर्शिया फोर्स ही होगा आपका MA। अगर मैं बात करूँ A, तो A मैंने चैप्टर नंबर 3 में बताया होगा R ओमेगा
कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा बाय ये होता है। सो अगर मैं यहाँ पर अनबैलेंस फोर्स की बात करूँ बेटा यहाँ पर, तो जो अनबैलेंस फोर्स होगा आपके पास में वो बनेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 2 थीटा बाय। ये जो पार्ट आप देख पा रहे हैं इसे बोला जाता है प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स, और ये जो पार्ट आपके पास में है इसे बोला जाता है सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स। प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स एंड सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स। अच्छा, अगर यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँ तो सबसे पहले मैं बात करूँ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्राइमरी unbalance force. Maximum value of primary unbalanced force is m r ओमेगा स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई है 1। मैक्सिमाइजेशन के लिए यही होगा ना। सिमिलरली मैक्सिमम वैल्यू ऑफ secondary unbalance force. So F secondary maximization is mr omega square cos 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 मान लेंगे ना, डिवाइड बाय n। सो ये आपका प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स हो गया और सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स है, उनके मैक्सिमम वैल्यूज हमने यहाँ पर बता दिए। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स इज n times maximum value of secondary unbalance force। maximum value of secondary unbalance force। क्लियर है, ये आप देख सकते हैं। साथ में अगर आप फ्रीक्वेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो cos थीटा की अगर मैं बात करूं, cos थीटा की अगर मैं बात करूं तो cos थीटा का टाइम पीरियड होता है 2 पाई और cos 2 थीटा का टाइम पीरियड होता है पाई। तो सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स जो है उसकी फ्रीक्वेंसी डबल होती है एज कंपेयर टू प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स, क्योंकि उसका टाइम पीरियड क्या है, हाफ है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंडरी unbalance force is double as compared to primary unbalance force। प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स के कंपैरिजन में सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारे पास में डबल होती है। ठीक है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले जो हम फोकस करेंगे बेटा वो प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स को, सबसे पहले क्या मेन इसी के ऊपर हम फोकस करते हैं। तो अब हमने कहा कि सर बैलेंसिंग। अच्छा, एक और पॉइंट बिफोर मूविंग ऑन बैलेंसिंग ऑफ प्राइमरी, अगर मुझे इस सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स को मिनिमाइज करना है
तो बेस्ट ऑप्शन की इस एन को क्या कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू डिक्रीज the effect, to decrease the effect of secondary unbalance, effect of secondary unbalance, to decrease the effect of secondary unbalance force, to decrease the effect of secondary unbalance force, we can increase the value of obliquity ratio, small n। ओके, सो अब हम मूव कर सकते हैं, अब हम लोग मूव कर सकते हैं यहाँ पर बैलेंसिंग ऑफ प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स, बैलेंसिंग ऑफ प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स। अगर हम लोग बात करें बैलेंसिंग ऑफ प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स, अगर हम लोग बात करें बैलेंसिंग ऑफ प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स की, तो उसको कैसे बैलेंस किया जाएगा। मान लीजिए ये आपके पास में एक स्लाइडर है, और ये कनेक्टिंग रॉड है, ये कनेक्टिंग रॉड है। ठीक है, इसको इतना भी फिक्स करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या किया, मुझे थोड़ा सा डायग्राम में क्लियरिटी चाहिए वरना समझ नहीं आएगी बात। सो हमको पता है जो प्राइमरी फोर्स स्लाइडर इस डायरेक्शन में फील कर रहा है, विच इज एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। ये जो एंगल है बेटा, इस एंगल को हमने बोल दिया थीटा, इस एंगल को हमने बोला ही था बीटा, याद होगा एक चैप्टर में बताया था, ये है आर, इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो हमने कहा कि आप क्या कीजिए, ये जो क्रैंक है इसी पर पीछे की साइड क्या करो, इसको बढ़ा दो, थोड़ा सा मास बढ़ा दो, एक्स्ट्रा लगा दो मास, बी रेडियस के ऊपर कैपिटल बी मास लगा दो। तो जब क्रैंक ओमेगा से घूमेगा ना, तो ये भी ओमेगा से घूमेगा और बाहर की साइड एक फोर्स महसूस करेगा, बी बी ओमेगा स्क्वायर। ये एंगल जो है, ये एंगल थीटा है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर हम महसूस करेंगे, बी बी ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ देखो, बी बी ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। सो हमने कहा कि हमें इसको बैलेंस करना है, तो अगर ये फोर्स इसके बराबर हो जाता है तो ये बैलेंस हो ही गई ना चीजें। तो हमने बोला फॉर कंप्लीट बैलेंसिंग, फॉर कंप्लीट बैलेंसिंग ऑफ प्राइमरी unbalance force, for complete balancing of primary unbalanced force। तो ये बन जाएगा आपके पास में एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, ये किसके बराबर होना चाहिए, बी बी ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कट गया, तो
जब बी बी इक्वल्स टू एम आर होगा तो ये कंप्लीट बैलेंसिंग हो पाएगी। हमने कहा चलिए ठीक है, ऐसा हो जाएगा और कंप्लीट बैलेंसिंग हो जाएगी। तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट आया है इसका क्या, तो हमने कहा कि इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन एक फोर्स आ रहा है हमारे पास में विच इज बी बी ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर? अगर इसके अंदर मैं पुट कर देता हूँ बी बी की जगह एम आर, तो ये बन जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। अगर मैं बात करूँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू के बारे में, तो ये मैक्सिमम वैल्यू कितना बन रहा है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो नया वर्टिकल फोर्स डेवलप हो रहा है ये जीरो से, ये नया वर्टिकल फोर्स जीरो से एम आर ओमेगा स्क्वायर तक वेरी कर रहा है, और जो प्राइमरी फोर्स है वो भी जीरो से एम आर ओमेगा स्क्वायर तक वेरी कर रहा था। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सर जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स था उसका मैग्नीट्यूड भी जीरो से एम आर ओमेगा स्क्वायर तक वेरी कर रहा है, और जो नया वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स आया है वो भी जीरो से एम आर ओमेगा स्क्वायर तक वेरी कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर बैलेंसिंग हुई नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फोर्स की डायरेक्शन बदल गई है। इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कंप्लीट बैलेंसिंग, कंप्लीट बैलेंसिंग ऑफ प्राइमरी unbalanced force cannot be possible in above case. So now we will try partial बैलेंसिंग। क्या तरीका है पार्शियल बैलेंसिंग करने का, वो बोल रहा है कि कैपिटल बी बी इसको एम आर के बराबर मत करो, इसको सी एम आर के बराबर कर दो। सर सी क्या है, सी इज अ फ्रैक्शन, कितना परसेंट आप बैलेंस करना चाहते हो। इफ यू वांट टू बैलेंस 100% देन सी इक्वल्स टू 1। अगर हम चाहते हैं 50% बैलेंस हो तो सी इक्वल्स टू 0.5। अगर हम चाहते हैं सी 30% बैलेंस हो तो सी इक्वल्स टू 0.3। सो सी वो फ्रैक्शन है। तो हमने कहा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा फोर्स है, आपने बैलेंस किया बी बी ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, लेकिन दिस टाइम बी बी नॉट इक्वल्स टू एम आर, बी बी इक्वल्स टू सी एम आर। तो कुछ ना कुछ फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बचेगा। हमने कहा कितना फोर्स बचा, पहले था एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, हमने बैलेंस कर दिया बी बी ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। तो आप देख सकते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा तो इतना ही, और बी बी की जगह आपने क्या रख दिया, सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। सो horizontal force equals to 1 minus c mr ओमेगा स्क्वायर cos थीटा। ये हमारे पास में हॉरिजॉन्टल फोर्स आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं वर्टिकल फोर्स, ये कितना आएगा, ये आएगा बी बी ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। सो बी बी की जगह कौन आ जाएगा यहाँ पर, सी एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। तो ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। तो हमने बोला नेट रिजल्टेंट जो फोर्स हमारे सामने आएगा अनबैलेंस वो है एफ एच का स्क्वायर प्लस एफ वी का स्क्वायर। तो इतना वो फोर्स है जो अभी भी आपके पास अनबैलेंस बचेगा। अगर इसको मैं कंप्लीट फॉर्मुलेट करना चाहूँ बेटा तो ये हो जाएगा 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर। बोले जरा ये बात समझ में आई कि नहीं आई आप सभी लोगों को? सभी स्टूडेंट्स बताएं बेटा। सो एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हमसे पूछा जाता है।
चलिए एक और क्वेश्चन लिखवा देते हैं आपको यहाँ से। और वो क्वेश्चन अभी रिसेंटली ईएससी मेंस में भी पूछा गया था, बिल्कुल सेम पैटर्न के ऊपर। और उस क्वेश्चन से एक और कॉन्सेप्ट भी आपको जानने को मिलेगा। देखिए क्या है क्वेश्चन। द फॉलोइंग डेटा, द फॉलोइंग डेटा relate to a single cylinder reciprocating reciprocating engine mass of reciprocating parts, mass of reciprocating parts equals to 40 kg. Mass of revolving parts equals to 30 kg at crank radius. Speed equals to 150 rpm, and stroke equals to 350 mm. If 60% of the reciprocating parts and all the revolving parts are to be balanced, determine number 1, balance mass required at a radius of 320 mm. Number 2, unbalanced force when the crank has turned 45 degree from the top dead center. चलिए ये क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करना चाहेंगे या मैं सॉल्व करूं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना चाहेंगे या फिर मैं सॉल्व करूं? कोई हिम्मत करना चाहे ट्राई करने का? नहीं तो फिर मैं सॉल्व करता हूं। देखो एक्चुअल में यहां पर एक कॉन्सेप्ट आया है जिसके अंदर आपको दोनों बैलेंसिंग करनी है। सर दोनों बैलेंसिंग कौन सी करनी है? इसने बोला है 60% of reciprocating parts and all the revolving parts. तो for
partial balancing of reciprocating parts and all the revolving parts have to balance, then तो वो बोल रहा है जो कैपिटल बी स्मॉल बी है ना वो किसके बराबर होगा, एम रिवॉल्विंग आर प्लस सी एम रेसिप्रोकेटिंग आर। देखिए रिवॉल्विंग तो पूरा बैलेंस हो जाता है इसलिए एम आर, लेकिन रेसिप्रोकेटिंग पार्शियल होता है इसलिए सी एम आर। तो हमने बोला दोनों के लिए रोटरी मास लगाना है तो दोनों को ऐड करके एक साथ रोटरी मास लगा दो। जब दोनों को एक साथ बैलेंस करना होता है तो हम लोग बेसिकली इस रिलेशन को इस्तेमाल करते हैं। अब अगर क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो वो बोल रहा है 60% ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स, 60% ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स एंड ऑल द रिवॉल्विंग पार्ट्स, ये हमें बैलेंस करना है। तो हमने बोला कि जो बैलेंसिंग पार्ट लगाने हैं वो लगाने इस रेडियस के ऊपर, और जो रिवॉल्विंग पार्ट्स है वो किस रेडियस पर रहेंगे, ये आपका स्ट्रोक लेंथ है। तो जनरली आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं स्ट्रोक लेंथ जो है एल को लिखा जा सकता है 2r, स्ट्रोक लेंथ इक्वल्स टू 2r। तो यहाँ से जो क्रैंक रेडियस है वो मिल जाएगी बेटा l/2। सो अगर मैं बात करूँ स्ट्रोक लेंथ, तो स्ट्रोक लेंथ हमें दिया गया है 350। सो ये बन जाएगा बेटा 350 डिवाइड बाई 2 विच इज 175 mm। ये कितना आ गया बेटा 175 mm। तो ये आपके पास में रेडियस r, ये आ गया बेटा 175 mm। ये आ गया आपके पास में 175 mm। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, इसी तरीके से बेटा अगर मैं बात करूं तो इस रिलेशन से कैपिटल भी हमारा वो बैलेंसिंग मास है, किस रेडियस पे रखना है 0.320, इस रेडियस पे रखना है। रिवॉल्विंग मास इज 30 kg, 30 kg। क्रैंक रेडियस इज 0.175 प्लस 60% मतलब 0.6। रेसिप्रोकेटिंग मासेस कितने हैं, रेसिप्रोकेटिंग मासेस 40, आर 0.175। सो कैपिटल बी 0.32 इक्वल्स टू, इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूं, इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो इट इज 30 मल्टीप्लाई बाय 0.175, ये आ रहा बेटा 5.25 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 0.175, 4.2। सो B इक्वल्स टू 5.25, 9.45 डिवाइडेड बाय 0.32। तो ये आ रहा है बेटा आपके पास 29.53 kg। एक बार सभी स्टूडेंट्स बताएं बेटा इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं है, इतनी कहानी आप सभी को समझ में आई या नहीं है। मुझे लगता है कि आप आ गई होगी समझ में, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। अच्छा, अब हमसे दूसरे में क्या पूछा है, अनबैलेंस्ड फोर्स व्हेन द क्रैंक हैज टर्न 45 डिग्री फ्रॉम टीडीसी। अब अनबैलेंस्ड फोर्स सिर्फ रेसिप्रोकेटिंग मासेस देते हैं, रिवॉल्विंग मासेस नहीं देते हैं। तो अभी अभी मैंने आपको बताया अनबैलेंस्ड फोर्स का फॉर्मूला होता है √1 - c m। ये कौन सा होगा, रिवॉल्विंग, ध्यान रखना, r ओमेगा स्क्वायर cos थीटा प्लस c m r ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। इसके अंदर रिवॉल्विंग मासेस जो है वो कितना हो जाएगा 40 kg। रेसिप्रोकेटिंग, सॉरी रेसिप्रोकेटिंग ही तो अनबैलेंस देते हैं ना, रिवॉल्विंग कैसे लिख दिया।
तो रेसिप्रोकेटिंग मासेस कितना है बेटा 40 kg। आर क्रैंक रेडियस कितना है 0.175 मीटर। एंड ओमेगा ओमेगा मेरे ख्याल से दे रखा है इसके अंदर 150। सो आप लिखेंगे 2 पाई n डिवाइड बाय 60 रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा आ गया। अगर मैं बात करूं एंगल थीटा तो ये दिया गया बेटा 45 डिग्री। ये सारी वैल्यूज पुट करके आप मुझे बता दो कितना अनबैलेंस मास आ रहा है न्यूटन। आप सभी लोग मुझे ये कैलकुलेट करके बता दीजिए बेटा। ये वैल्यूज पुट करके बेटा आप लोग मुझे बता दीजिए। अरे बताओ वैल्यू पुट करके किसी ने तो सॉल्व किया होगा ना। 880 परफेक्ट। 880.69 880.69। चलिए बेटा सो इतनी कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जहाँ से हमने स्टार्ट किया। आई थिंक यहाँ से ये लीजिए। चलिए तो बढ़ते हैं अगले पार्ट के ऊपर विच इज इफेक्ट ऑफ पार्शियल बैलेंसिंग ऑन लोकोमोटिव। Effect of partial
बैलेंसिंग ऑन लोकोमोटिव। सो लोकोमोटिव के ऊपर पार्शियल बैलेंसिंग का इफेक्ट क्या होता है? देखिए, जो लोकोमोटिव्स हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं वो कौन से हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो लोकोमोटिव्स हम यहाँ पर कंसीडर करने वाले हैं वो है टू सिलेंडर लोकोमोटिव। सर, ये टू सिलेंडर लोकोमोटिव क्यों ले रहे हो? ताकि टी थीटा कर्व यूनिफॉर्म रहे, फॉर यूनिफॉर्म टी थीटा यूनिफॉर्म कर्व। इससे क्या होता है? रिक्वायरमेंट ऑफ flywheel, it will reduce the requirement of flywheel। ओके, ये जो टू सिलेंडर होते हैं ना, इनको कैसे अरेंज करते हैं? परपेंडिकुलर। एक स्पेसिफिक केस की आप स्टडी कर रहे हैं, परपेंडिकुलर अरेंजमेंट। सर कैसा दिखाई देगा ये, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। लेट सपोज ये व्हील है, लेट सपोज ये व्हील है। जस्ट लाइन डायग्राम बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मत सोचना एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। ये एक शाफ्ट है। सो अगर मैं बताऊं कि पहला अरेंजमेंट जो होता है वो इसके ऊपर कुछ ऐसे लगाया जाता है, जो दूसरा अरेंजमेंट होता है वो इसके ऊपर कुछ ऐसे लगाया जाता है। सो मैं बात करूं बेटा अगर फर्स्ट अरेंजमेंट की, तो देखिए ये सिलेंडर है आपके पास में, जिसके अंदर हमने ये पिस्टन लगा दी। और ये दूसरा केस है, क्लियर है? तो अगर ये थीटा एंगल बना रहा है, तो ये कितना एंगल बना रहा है? ये बना रहा है सर 90 प्लस थीटा। इसलिए हमने बोला कि दोनों के बीच में जो एंगल है, दोनों क्या है? परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से दोनों परपेंडिकुलर है। तो प्राइमरी फोर्स के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूंगा, तो ये कितना फोर्स महसूस कर रहा होगा, जरा देखिए। हमने माना कि हमने इसके अंदर पार्शियल बैलेंसिंग भी की है, तो हॉरिजॉन्टल में कितना फोर्स आ रहा था? 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। क्योंकि ये क्रैंक थीटा पर है इसलिए कॉस थीटा, ये 90 प्लस थीटा पर है इसलिए 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 90 प्लस थीटा। अगर मैं बात करूं इफेक्ट बेटा, तो इफेक्ट है ना दो तरह के होते हैं इसके अंदर। एक होते हैं इफेक्ट along the line of action। आप देख पा रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स डेवलप हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स डेवलप हो रहा है। बेसिकली इस फोर्स को हम बोलते हैं ट्रैक्टिव फोर्स। तो एक इफेक्ट होता है बेटा ट्रैक्टिव फोर्स, और इस ट्रैक्टिव फोर्स की वजह से जो कपल डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं स्वेइंग कपल। तो एक दूसरा इफेक्ट आता है यहाँ पर स्वेइंग कपल। इफेक्ट perpendicular to the line of stroke, perpendicular to the line of stroke। सो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही इफेक्ट है, और वो कौन सा इफेक्ट है आपके पास में? वो है हैमर ब्लो। वो क्या है बेटा? यहाँ पर हैमर ब्लो। ये क्या होते हैं मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। तो सबसे पहली चीज तो ट्रैक्टिव फोर्स क्या है? ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पुलिंग कैपेसिटी डेवलप हो रही है ड्यू टू दिस फोर्स, इसी को क्या बोला जाता है यहाँ पर? हैमर ब्लो।
इसी को क्या बोलते हैं बेटा यहाँ पर? हैमर ब्लो। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं? ट्रैक्टिव फोर्स। हैमर ब्लो नहीं, सॉरी, ट्रैक्टिव फोर्स। सो ट्रैक्टिव फोर्स, कितना ट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पर डेवलप होगा? कितना ट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पर डेवलप होगा? सर यहाँ पर ट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगा 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, और दूसरे की वजह से 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 90 प्लस थीटा। So tractive force is equals to, tractive force is equals to 1 minus c mr omega square cos theta plus cos 90 plus theta. Tractive force equals to 1 minus c mr omega square cos theta minus sin theta. तो ये आपके पास में ट्रैक्टिव फोर्स है, ये आपके पास में ट्रैक्टिव फोर्स है। सो अगर मैं बात करूं यहां पर, तो मैंने कहा कि ये ट्रैक्टिव फोर्स कब मैक्सिमम और मिनिमम होगा? हमने कहा जब ये मैक्सिमम और मिनिमम होगा तो ट्रैक्टिव फोर्स मैक्सिमम और मिनिमम होगा। तो हमने कहा पता कर लेते हैं यार, कैसे पता करेंगे? थीटा की वैल्यू फाइंड कर लो, cos थीटा माइनस sin थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दो। तो हमने कहा कि सर cos थीटा का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस sin थीटा, sin थीटा का डिफरेंशिएशन आएगा बेटा cos थीटा इक्वल्स टू 0। सो माइनस sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, और शायद इसको मैं लिख सकता हूँ tan थीटा इक्वल्स टू -1। सो जो थीटा की वैल्यू मुझे यहाँ से दिखाई दे रही है, वो वैल्यू दिखाई दे रही है एक तो 135 और दूसरी दिखाई दे रही है 315। तो ये दो वैल्यू है जिनके ऊपर ट्रैक्टिव फोर्स मैक्सिमम होता है। कितना होता है वो भी आप पता कर सकते हो एट थीटा इक्वल्स टू 135, अगर आप चेक करना चाहें तो। सो टी एफ मैक्सिमम जो आएगा, ट्रैक्टिव फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू आने वाली है वो कितनी आने वाली है? 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 135 डिग्री माइनस साइन 135 डिग्री। So TF maximum equals to 1 minus C mr ओमेगा स्क्वायर cos 90 प्लस थीटा नेगेटिव होता है बेटा, तो ये बन जाएगा 1 बाई -1/√2, ये भी 1/√2। सो जो TF मैक्सिमम आएगा आपके पास में, इनके सिग्निफिकेंस, इनके इफेक्ट प्रैक्टिकली क्या देखने को मिलते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले एक बार मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर, √2 हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, -1 ट्रैक्टिव फोर्स मैक्सिमम इज 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर -√2 -√2 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये आपके पास में मैक्सिमम ट्रैक्टिव फोर्स आ रहा बेटा। अगर इसी तरीके से आप फाइंड करें एट थीटा इक्वल्स टू 315, सो ट्रैक्टिव फोर्स मैक्सिमम इक्वल्स टू प्लस √2 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? तो अगर आप देखें मैक्सिमम वेरिएशन इन ट्रैक्टिव फोर्स, ये कितना दिखाई दे रहा? ±√2 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये आपके पास में मैक्सिमम वेरिएशन है, ये आपके पास में बेटा मैक्सिमम वेरिएशन है। लाइक -√2 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर से +√2 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर। सो अभी सिर्फ मैंने मैथमेटिकली आपको बताया क्या है ट्रैक्टिव फोर्स। तो अब वैसे तो आप समझ सकते हैं कि ये दोनों मिलकर जितना फोर्स पुलिंग कैपेसिटी यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं, बेसिकली उसी को ट्रैक्टिव फोर्स बोला गया है। लेकिन मैं इसका एक्चुअल इफेक्ट कैसे देखने को मिलता है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए हमें दो चीजें और कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वो भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अभी मैंने सिर्फ आपको एक ही चीज बताई है, दैट इज इफेक्ट ऑफ पार्शियल बैलेंसिंग
और इस इफेक्ट ऑफ पार्शियल बैलेंसिंग में जो पहला पार्ट है ट्रैक्टिव फोर्स, सिर्फ वही मैंने आपको बताया। दो चीजें हमें भी स्वयं कपल और हैमर ब्लो और फाइंड करना है, जो कि हम लोग आज कंप्लीट कर नहीं पाएंगे उसे। थोड़ा बहुत अगर आप चाहें तो मैं स्वयं कपल के बारे में कैलकुलेट कर सकता हूँ, लेकिन हैमर ब्लो रह ही जाएगा और स्वयं कपल भी आधा रह जाएगा। सो बेटर है कि हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में भी डील कर सकते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आप चाहेंगे थोड़ा बहुत चाहें तो मैं आधा आज भी डिराइव कर सकता हूँ रिजल्ट जो है। ज्यादातर अगर मैं देखूं यहाँ पर जो गेट में पूछा जाता है, पार्शियल बैलेंसिंग से पहले की चीजें पूछी जाती है, लेकिन फिर भी पार्शियल बैलेंसिंग इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि गेट हर बार एक नए टॉपिक को टच करता है। कहीं पता चले कि इस बार इसी टॉपिक को टच कर ले और आप क्वेश्चन ना बना पाए, इस वजह से मैंने ये आपको बताया। इसकी जो क्लियरिटी है इस टॉपिक की, वो आपको जब हम तीनों पार्ट कवर कर लेंगे ना, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। अभी हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर हमें तो पता ही नहीं चला क्या बैलेंस कर रहे हो आप, क्यों बैलेंस कर रहे हो, तो आपको ऐसा लगे। बताएं क्लियर हुआ? इतनी कहानी क्लियर हुई बेटा आप लोगों को? इतनी कहानी क्लियर हुई? अच्छा, आप लोगों के लिए स्पेशली इंजीनियर्स अकेडमी चैनल के ऊपर बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, तो ये क्लास खत्म होने के बाद में आप उन सेशंस को भी देख लेना, जिससे कि गेट एग्जाम की आपकी प्रिपरेशन बूस्ट हो जाए। क्वेश्चंस वहां पर सॉल्व करवाए जा रहे हैं, तो अगर आपने थोड़ी बहुत भी प्रिपरेशन की होगी ना, तो उनको भी देख कर जाइए, तो कहीं ना कहीं वो प्रिपरेशन बूस्ट होगी और एक अच्छे स्कोर तक आप पहुंच पाएंगे। ठीक है, सो मैं उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आज आपको बताया होगा आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मैंने अपना नंबर भी आप लोगों से शेयर किया है, आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर स्पेशली आपको लगता है कि सर थ्योरी ऑफ मशीन में इसके बाद में आप हमको ये टॉपिक डायरेक्टली बता दो आप, तो वो भी हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक एग्जाम ऑलमोस्ट अब हमारी आंखों के सामने है, तो जो टॉपिक आप पहले पढ़ना चाहेंगे हम पहले उसको कवर कर लेंगे। अगर कोई और टॉपिक आपको लगता है कि नहीं सर आप तो यहाँ से बता दो हमको, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें लग रहा है, क्योंकि मैं अगर बैलेंसिंग पढ़ा रहा हूँ तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं सब कुछ उसमें बताऊं, अदरवाइज आपको ऐसा लगेगा कि सर ने कंप्लीट नहीं पढ़ाया। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक मैं आपको बताऊं कि इसकी इफेक्ट ऑफ पार्शियल बैलेंसिंग के बाद में भी रेडियल इंजन की बैलेंसिंग, इनलाइन इंजन की बैलेंसिंग, वी इंजन की बैलेंसिंग, ये सब चीजें हैं, लेकिन ये ईएससी में ज्यादा आती है, गीट में थोड़ी सी कम आती है। तो कल आप सोच के आइएगा कि ये हमें पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। अगर आपको पढ़ना होगा तो सर बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लाइक सर इसको तो बाद में भी देख सकते हैं, गेट पर अगर फोकस करें, तो आप चाहें तो अगले चैप्टर की इंपॉर्टेंट चीजें भी बता सकते हो, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। आप थोड़ा सा सोच के आइए इसके बारे में, और उसके बाद में जब कल हम स्टार्ट करेंगे तो मैं स्टार्ट करने से पहले आपसे पूछ लूंगा कि मैं बैलेंसिंग का वो पार्ट भी आपको बताऊं जो ईएससी में पूछा जाता है, क्योंकि फिर दो चीजें नहीं होनी चाहिए आपके दिमाग में, ये नहीं आना चाहिए सर ने पूरा नहीं पढ़ाया है ना। तो मैं पूरा पढ़ा सकता हूँ, इसका ईएससी वाला पार्ट भी पढ़ाते हैं ऑफकोर्स ईएससी वाले सेक्शन में, लेकिन आपको ये सोचना है कि थोड़ा सा समय आपके पास कम है, आप चाहें तो अगले चैप्टर की इंपॉर्टेंट चीजें भी सीख सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, तो आप सोचिएगा, और उसके बाद में हम लोग कल की क्लास में स्टार्टिंग में 2 मिनट डिस्कस करेंगे और उसके बाद में एक कंक्लूजन पे पहुंच के इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं कल फिर से 7 बजे।